हम आज भी सामूहिकता में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारे अंदर आज भी मैं का भाव कम, हम का भाव ज्यादा है। हमारे देश का संविधान भी हम से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में जब देखेंगे तो एक तरफ भील खड़ा हुआ दिखता है, दूसरी तरफ जो है मेवाड़ के राजपूत घराने के लोग खड़े हुए दिखते हैं। आदिवासी समाज जो वहां जंगल में रह रहा था, उसको वो लगातार प्रिजर्व कर रहा है, वो बचा रहा है और वो बचा रहा है और उसको आगे की नेक्स्ट जनरेशंस के लिए कैरी फॉरवर्ड करने की वो कोशिश कर रहा है। इतिहास लेखन जो है भारत में पिछले कुछ वर्षों से विवाद का विषय बना है। वर्तमान की जो सरकार है वो कहती है पहले गलत हुआ था, पहले जिन्होंने इतिहास लिखा वो कहते हैं कि अभी गलत किया जा रहा है। आदिवासियों में जो ज्ञान परंपरा है वो ओरल ट्रेडिशन है, बातचीत परंपरा रही। इस घटना का जिक्र करोगे तो इसमें मेवाड़ का भी नाम आएगा, क्योंकि जो हथियार जो चलाने वाले थे, जिन्होंने गोलियां चलाई, उसमें तो मेवाड़ भी शामिल था। तो मेवाड़ के लोग नहीं चाहेंगे कि उसके खिलाफ उनके खिलाफ कुछ लिखा जाए। एक और लाइन है जिसे हम लोग सवाल्टन हिस्टोरियंस कहते हैं, जिनका दावा था कि हम लोगों ने उन लोगों का इतिहास लिखा है जो हाशिए पर थे। मेरा मानना यह है कि आदिवासी समाज तो इतिहास लेखन में हाशिए पे भी नहीं था, वो तो हाशिए से भी बाहर है, वो फ्रेम से ही बाहर। मेरा यह मानना है कि उन्होंने बेईमानी की। एज ए प्रोफेशनल पार्टियां ये काम करती है, समझ में आता है कि पार्टी का वोटों का मामला अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग थे, जिनको हिस्ट्री लिखने की जिम्मेदारी मिली थी और जो लिख रहे थे, उन्होंने जब ये किया तो ये सरासर बेईमानी थी और उनको नहीं करना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि इतिहासकारों ने जो किताबों से गायब किया वो दरअसल वो पब्लिक मेमोरीज से गायब। एक्चुअल जो कहानी है, एक्चुअल जो इतिहास है, वो हमारे सामने नहीं आ पा रहा। हमें जो इतिहास आ रहा है वो ट्रांसलेटेड है या उस व्यक्ति के द्वारा आ रहा है जो उस भाषा को जानता ही नहीं है। मुझे लगता है कि आजादी के शुरुआती 8-10 सालों में इस काम को आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम आजादी की लड़ाई लड़ चुके थे। अब एक नया देश बन रहा था, इंक्लूसिव देश बन रहा था, लेकिन वो नहीं आया और वो काम जो 70 साल पहले होना चाहिए था वो आज मुझे करना पड़ा। भारत की सभ्यता की कहानियां जब भी कही जाती है तो उसमें जंगल होते हैं, उस जंगल में रहने वाले मूल निवासी होते हैं, इनकी हम बात करते हैं और वहाँ से हमें भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के प्रकृति के प्रेम के बारे में पता लगता है। संभवतः यही एक कारण है कि जंगलों में जब हम रहे तो हमने प्रकृति की पूजा करनी शुरू की। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और दैनिक जागरण के हिंदी हैं हम चैनल के बातें किताबें सेगमेंट में आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी किताब की जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। ये किताब आदिवासियों के उस इतिहास की बात करती है जिस इतिहास को भुला दिया गया, जिसको कहानियों में जगह नहीं मिली, लेकिन इस राष्ट्र के निर्माण में, इस सभ्यता के निर्माण में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। किताब के लेखक हैं डॉक्टर जितेंद्र मीना, जो कि इतिहास के अध्येता हैं और अभी डीयू के श्यामलाल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। राजस्थान की राजनीति और गुर्जर आरक्षण आंदोलन में उन्होंने अपनी रिसर्च की है। आदिवासी साहित्य और इतिहास लेखन की प्रक्रिया के ऊपर भी उनकी गहरी रुचि है। इस वक्त एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, भारत आदिवासी पार्टी के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का और दैनिक जागरण का स्पेशली, क्योंकि हमारी पूरी जो जर्नी है इससे जुड़ी रही है, चाहे अपने एकेडमिक जीवन में रही हो या उससे पहले। तो ये वो चीज़ थी जहाँ से प्राइमरी लेवल पर हम लोगों को चीज़ों के बारे में पता लगना शुरू हुआ, इन्फॉर्मेशन के तौर पे कह लीजिए, या थोड़ी बहुत जो समझ डेवलप हुई शुरुआती दिनों में, वो सब यहीं से। तो मैं स्पेशली उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मूल रूप से राजस्थान के हैं जी, तो वो यात्रा कैसे रही? राजस्थान में ही शुरू की शिक्षा हुई या दिल्ली आ गए थे? कैसे यहाँ तक की यात्रा कैसी हुई? नहीं, शुरुआती स्कूलिंग मेरी गांव में हुई। हमारे गांव में 10वीं तक का एक स्कूल है अभी भी, अब तो 12वीं तक का हो गया। तो मेरी वहीं से 10वीं हुई और उसके बाद में हमारे कस्बे में जो है 11वीं 12वीं वहाँ के जो सरकारी स्कूल थे उससे, और उसके बाद फिर जयपुर से जो है मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। मास्टर्स के दिनों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चला गया, फिर बनारस से एमफिल के लिए जामिया आ गया, जामिया से फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर के अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी की और फिर आज मैं वहीं पर काम कर रहा हूँ। जी, एक मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि आप जहाँ से, जैसे आप कभी कभी मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं अपने ही कॉलेज में जहाँ से मैं पढ़ के आया, तो मैं गेस्ट लेक्चर के लिए वहाँ जाता हूँ, तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। तो एक ही लेक्चर में मुझे इतना फैसिनेटिंग लगता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब छात्र थे
पढ़ते हुए जिन क्लासेस में टीचर्स को पढ़ते होंगे, आप कहते होंगे किसी को देख के कि ये विद्वान आदमी, अरे सर, और अब वही चीज़ जो है कुछ ही सालों के बाद पलट जाती है। आपके पास बच्चे आते होंगे कि सर ये पूछना था, ये समझना था। तो छात्र से अध्यापक बनने का जो वो फीलिंग है, उसमें कितना कितना डिफरेंस आता है, कितना छात्र बचता है, कितना अध्यापक रहता है? देखिए, अगर आप अपने ही अल्मा मेटर में वापस जा रहे हैं तो वहाँ आप एक छात्र के तौर पर ही जाते हैं। ये कह सकते हैं कि आप थोड़े से अनुभव में उनसे थोड़े से ज्यादा हो गए। अदरवाइज आप अपने शिक्षकों के सामने हमेशा तब भी छात्री रहते हैं। तब भी जब आप जाएंगे स्कूल में, आप चले जाइए, अपने आसपास के सराउंडिंग्स में चले जाएंगे तो आपको उसी नजरिए से देखा जाएगा। और आप भी उसी नजरिए से जानना, अपने आप को पहचानना चाहते भी हैं कि आप वहाँ छात्र ही रहें। तो बहुत कोई अंतर नहीं आता है। हाँ, चीजें तब बदलती हैं जब आप अपने इंस्टीट्यूशन से निकल करके दूसरे हिस्से में जाते हैं और इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग में धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगते हैं तो वो चीजें अलग तरीके से आगे बढ़ने लगती है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक लाइन जो मैंने शुरुआत में कही वो मैंने आप ही की किताब से उधार ली थी। भारतीय सभ्यता की नींव आदिवासियों ने रखी, और आपने इसको कवर पे ही, मैं आपको दिखाऊं कि कवर पे ही ये डाला गया है इसको। ये इस बात को दिखाता है कि ये सेंटेंस कितना महत्वपूर्ण है इस किताब के लिए। मैं थोड़ी सी सेंटेंस की व्याख्या आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, जब हम पूरी भारतीय सभ्यता की जब बात करते हैं और जितने इस पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में जितनी हमने अभी तक जो हमारे मौजूदा साक्ष्य हमें मिले हैं, उन सबको जब देखेंगे, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो या उससे पहले नर्मदा नदी के किनारे जो सभ्यता डेवलप हुई थी, उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो आदिवासी सभ्यताएं इस देश की नींव है। और वही वैल्यूज जो सिंधु घाटी में थी, जो नर्मदा घाटी में जो वैल्यूज थी इस समाज की, वो आज तक चली आ रही हैं। और इसीलिए जैसे हम लोग एक बात कहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इस देश की मूल में है। वो नर्मदा में भी था, वो सिंधु में भी था, और गंगा जमनी तहजीब में भी वही चीजें हैं, और वो चीजें आज तक चली आ रही है। और हमारी पहचान उसी से है, पूरे देश की पहचान उस पीसफुल को एग्जिस्टेंस से है। हम आज भी भाईचारे में भरोसा रखने वाले लोग हैं, हम आज भी सामूहिकता में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारे अंदर आज भी मैं का भाव कम, हम का भाव ज्यादा है। हमारे देश का संविधान भी हम से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो हम का भाव है, ये हम का भाव वेस्टर्न सोसाइटीज में नहीं है, पश्चिमी देशों में ये नहीं है। वहां मैं है, वहां एक इंडिविजुअल है। लेकिन जो आदिवासी सभ्यताओं में हमसे जो शुरुआत हुई, वो आज भी हमारे आपस में मिलजुल करके बनती है। इसीलिए हम मिली जुली संस्कृतियों की बात करते हैं। एक चीज जिसको हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे आदिवासी सभ्यता में और आदिवासी अलग अलग समाजों में बहुत सारी पेंटिंग्स आपने देखी होगी, जिसमें देखा होगा कि बहुत सारे लोग हाथ में हाथ पकड़े हुए घेरा बनाते चले जाते हैं और वो घेरा बढ़ता जाता है। वो एक रिंग की तरह लगातार, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो वो जो घेरा वहां से शुरू हुआ था, वो घेरा आज भी बढ़ता जा रहा है, उसमें और लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो बाहर से आए वो भी जुड़ गए, लेकिन वो चैन टूटी नहीं है। इसीलिए यहां पर यह कहना जरूरी है कि हमारे देश की नींव, इसकी जो ये महान सभ्यता है, इसकी नींव आदिवासियों ने रखी, और वही इसके कोर में है, यही इसके मूल में है। और उसी के इर्द गिर्द हम अपना देश बुन रहे हैं, देश को आगे बना रहे हैं और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए इस सेंटेंस को मैंने यहाँ पर तवज्जो दी है। बिल्कुल। आपने जो हम की बात की है, हम का, इसमें आज के दौर में अगर कुछ कटाव दिखता है तो मैं समझ पाता हूँ, लेकिन एक आपने महाश्वेता देवी के रेफरेंस से, जो उनके एक उपन्यास के रेफरेंस से आपने दिया है, मैं उसको कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ। भागे दुकान उठाकर बनिए कितने, भागे पीतल उठाकर ठठेरे कितने, चाक मिट्टी रे भागे कुम्हार व कमेरे, मछली व जाल रे भागे मछेरे। जितने भी लोग थे गांव में भाग गए, विदेशियों के भय से डर से भाग गए। लोग भागे चारों दिशाओं में जहां तहां, 36 जाति के लोग भागे यहाँ वहां। सभी ज़्यादा दूर नहीं भाग पाए, जो जंगल के इस पार आ गए उन्हें संथालों के गांव में शरण मिली। तो आगे जब मैं इसको पढ़ता जाता हूँ तो फिर वो दिखता है कि जब हमले हुए हैं तो लोगों ने जगह ली, और कहीं न कहीं जहाँ आदिवासी समुदाय था वहाँ पे वो जुड़े। तो मेरी इतिहास की समझ कमज़ोर है, तो आप मुझे छात्र की तरह ही इसको समझाएं। एक तो मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब उस दौर में भी जंगलों में रहने वाले और गाँव या शहरों में रहने वाले समुदायों के बीच में एक भेद था, ये कटे हुए थे एक दूसरे से। क्या ये सच है, जो मैं इसको पढ़ के समझ पाया। दूसरा, जब ये हमलों के बाद एक साथ होने लगे
तो फिर किस तरह का सामाजिक वातावरण वहां बनना शुरू हुआ था? देखिए, अगर हम हमलों की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी नहीं, उससे पहले भी लगातार हमले होते रहे और अलग अलग हिस्सों में हमले होते रहे और लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते रहे और वहां जाकर के उनकी संस्कृति में ढलते रहे और वो लोग भी उन्हें स्वागत करते रहे और मिलते रहे और इसीलिए इस देश की संस्कृति में जो है मिली जुली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज, जो गैप की आप बात कर रहे हैं कि शहर और गांव के बीच में या गांव और जंगल के बीच में गैप, वैसा कोई गैप नहीं है। जैसे हम लोग अक्सर महाराणा प्रताप का जिक्र करते हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई का, तो वहां हम लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप के साथ में जो दूसरा तबका, जो बड़ा तबका है जो लड़ाई में शामिल था, वो भील थे और भील ज्यादातर जंगलों में रह रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो इतना लंबा गैप था कि कम्युनिकेट हम नहीं कर सके। आदिवासी इलाका पूरा अगर हम लोग देखें तो हमेशा से इतिहास में हमेशा से बाकी समाजों से अलग रहा है। उनकी अपनी एक टेरिटरी रही है, उनकी अपनी एक स्वायत्तता रही है और उसका रिस्पेक्ट एक दूसरे के द्वारा किया जाता रहा है। राजा महाराजा उसका रिस्पेक्ट करते थे और वो उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी क्राइसिस आया, दोनों ने एक दूसरे की मदद लेने की कोशिश की, खास करके जो लोग मैदानी इलाकों में रह रहे थे, जो लोग राज चला रहे थे या जो गैर आदिवासी थे, और उन्होंने जब जब मदद ली, मदद उनको मिली। हम चाहे महाराणा प्रताप का जिक्र कर लीजिए, चाहे और तमाम आंदोलनों का जिक्र करेंगे, लड़ाइयों का जिक्र करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि गैर आदिवासियों को आदिवासी समाज की तरफ से मदद मिलती रही। तो एक वो चीज हम लोगों के नजर में जो है देखने को मिली। दूसरी चीज अगर आप इसको देखेंगे तो और भी कई चीजें आपको पता चलेगी, खास करके आदिवासी समाज को लेकर के जो परसेप्शन रहता है कि भाई वो कटा हुआ है, उससे कोई संपर्क नहीं है वगैरह वगैरह, वैसा नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे खास करके जैसे मेवाड़ के राज्य चिन्ह में जब देखेंगे तो एक तरफ भील खड़ा हुआ दिखता है, दूसरी तरफ जो है मेवाड़ के राजपूत घराने के लोग खड़े हुए दिखते हैं। आप बाकी हिस्सों में भी देखेंगे तो भी ऐसा ही आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा पैरेलल। आमेर में देखेंगे, जयपुर के केस में, तो पता चलेगा कि मीणा और राजपूतों का एक कनेक्शन वहां देखने को मिलेगा। बाकी इलाकों में देख लीजिए तो मध्य प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़ के इलाके में गोंड और बाकी कम्युनिटीज का एक कम्युनिकेशन जो है, दोनों के आपस में जो है संबंध देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें ऐसी रही हैं जो पास्ट में लगातार दिखती रही हैं और वो आज तक चला आ रहा चीजें। तो इसलिए ये कहना कि गैप है वो तो ठीक नहीं होगा। इसके अलावा अगर और तमाम तरीके की चीजों को अगर हम लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि आदिवासी समाज जो वहां जंगल में रह रहा था उसको वो लगातार प्रिजर्व कर रहा है, वो बचा रहा है और वो बचा रहा है और उसको आगे की नेक्स्ट जनरेशंस के लिए कैरी फॉरवर्ड करने की वो कोशिश कर रहा है। और इसीलिए तमाम तरीके की जो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं बाद के दौर में भी, उनके लिए वो हमेशा से एकजुट है, उनके लिए वो तैयार है। ये जो बात हो रही है कि महाश्वेता देवी के हवाले से जो बात हो रही कि कौन कौन लोग भागे हैं, माइग्रेशन अगर हम लोग देखें तो हर हिस्से में दिख रहा है और वो माइग्रेशन आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो माइग्रेशन ऐसा है कि वो सेंचुरीज से है। उस माइग्रेशन को रोकने की भी कोशिशें लगातार होती रही हैं, चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत के टाइम पे हो या उससे पहले हो। तो वो एक सामान्य चीज है जी। एक जब मैं इसका पिछले कुछ पन्ने हैं, इसमें 3-4 आखिरी के पन्ने मैं कोशिश करता हूँ अगर कैमरे में दिख सके। ये सारे पन्ने जो हैं ये बता रहे हैं कि कितने आदिवासी विद्रोह हुए देश में, और इसमें 1766 से लेके और आखिरी जो है 1963 तक की आंदोलनों का जिक्र है इसके अंदर। और देखा जाए तो मतलब इतने सारे पढ़ने के बाद 150 से ज़्यादा है वो, मैं हैरान था। इस किताब के बैक फ्लैप पे भी लिखा हुआ है कि यह किताब इतिहास के उन पन्नों को सामने लाती है जिन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया, आदिवासियों के संघर्ष, उनके बलिदान और उनके स्वप्न को। सबसे पहले सवाल पूछती है कि भारत के सबसे लंबे प्रतिरोध के इतिहास को हाशिए पर क्यों रखा गया, जो किताब में नजर आता है। इतिहास लेखन जो है भारत में पिछले कुछ वर्षों से विवाद का विषय बना है। वर्तमान की जो सरकार है वो कहती है पहले गलत हुआ था, पहले जिन्होंने इतिहास लिखा वो कहते हैं कि अभी गलत किया जा रहा है। हम उस बहस में नहीं जाते कि वो ठीक थे या ये ठीक थे या कौन क्या कर रहा है। लेकिन जो एक प्रश्न आपने यहाँ उठाया, ये सवाल दोनों पे उठ जाता है, उसमें से जो भी ठीक हो, कि आदिवासियों के इतने संघर्षों को हम नहीं जानते। राजस्थान में फिर भी वो एक कम्युनिटी के गीतों के माध्यम से हमें भीलों का जो
योगदान था वो पता चलता है। हो सकता है बाकी कुछ क्षेत्रों में भी हो। आपने इसमें तिलका मांझी का एक जगह जिक्र किया है बाकायदा कि साहित्यिक स्रोतों से तिलका मांझी के नाम का जिक्र मिलता है, लेकिन उनके योगदान का विस्तार से विवरण नहीं है। तो ऐसी क्या वजह रही कि किसी भी तरह के विचार का इतिहास लेखन में प्रभाव रहा? एक जिसका कहना है कि राष्ट्र जो है वो प्रमुख है, राष्ट्र जो है इन सब से मिलके बना है, वो भी इनको इग्नोर करता है। एक वो है जो कहता है हाशिए के समाज की हम बात करेंगे, और वो हाशिए पे बैठे हुए पूरे समुदाय को इतिहास लेखन में इग्नोर कर देता है। नवीन जी देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो ये कि आदिवासियों में जो ज्ञान परंपरा है वो ओरल ट्रेडिशन है, बातचीत परंपरा रही है। तो इसलिए क्या है कि जो अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जो इतिहास, प्रोफेशनल इतिहास लेखन जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी जब शुरुआत हुई तो उन्होंने सिर्फ उसी को स्रोत माना जो रिटन में था। हमारे देश में डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है, लिखने की जो परंपरा है, कागजों की जो परंपरा है और कागज में जो लिखा है उसी को वैलिड मानने की जो परंपरा है, अंग्रेजी हुकूमत के दौर से शुरू होती है। और अंग्रेजों ने कहा उसी परंपरा को बाद के दौर में, जो आजादी के समय, आजादी के बाद के दौर में जितने भी लोग आए, सबने उसी को इतिहास माना जिसका लिखित प्रूफ है, या जिसका कोई मॉन्यूमेंट है, या जिसका कोई कॉइन है, या जिसका कोई लेटर है, मैन्युस्क्रिप्ट है। सिर्फ रिटन स्क्रिप्टेड फॉर्म में जो था उसको माना। आदिवासियों में वो परंपरा नहीं रही। तो ऐसे में एक चीज उनके लिए तो आदिवासियों का जो योगदान था वो उनका सब्जेक्ट ही नहीं आया, पहली चीज। दूसरी चीज, आदिवासी जो इतिहास है वो दरअसल उसका जो संघर्ष है, उसकी जो विरासत है, वो दरअसल ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही वो लड़ाई लड़े हैं। वो गैर आदिवासी समाज के खिलाफ भी लड़ाइयां उनकी हुई हैं, चाहे वो सामंत हो, चाहे वो महाजन हो, या गैर आदिवासी जो बाकी हिस्सों से आकर के वहां लूट रहे हैं। तो वो तमाम तबके के खिलाफ, तो जो लोग इतिहास लेखन का काम कर रहे हैं उनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो गैर आदिवासी हैं। तो उन्होंने अपने खिलाफ में कुछ नहीं लिखने दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जब सत्ता की बात आई, जो लोग सत्ता में थे उन्होंने भी नहीं लिखवाया, क्योंकि वो उसमें सत्ता में भी ये था कि ज्यादातर जो सामंती समाज से जो लोग थे वो जब सत्ता में आए तो उन्होंने अपने खिलाफ भी कुछ नहीं लिखने दिया। और तीसरी चीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में रही या जिन्होंने नेशनल मूवमेंट भी चलाया और तमाम धड़े जो राष्ट्रीय आंदोलन के हैं, उन्होंने कभी भी आदिवासियों को अपना कोर सब्जेक्ट नहीं बनाया। आप पूरा नेशनल मूवमेंट देख लीजिए, महिलाओं के मसले कोर सब्जेक्ट बने, जो है दलितों का मसला, जाति का मसला, वो कोर सब्जेक्ट बना, किसानों के सवाल भी आए, मजदूरों के सवाल भी आए, लेकिन आदिवासियों के सवाल कभी भी नेशनल मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने। और उसकी एक बड़ी वजह, और वो ये वजह रही क्योंकि आदिवासियों ने सबके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, क्योंकि वहां जाकर के जिस तरीके की परेशानियां पैदा हो रही थी इसलिए उन्होंने सबके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। इन्होंने जो है इसको अप्रोप्रिएट नहीं किया, और इसीलिए कोई भी लाइन, इतिहास लेखन की जितनी भी धाराएं हैं, वो तमाम ने इनको इग्नोर किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, 1913 में राजस्थान में मानगढ़ पे जो है हत्याकांड हुआ, जो है 17 नवंबर के आसपास, जहां अंग्रेजी फौज ने जाट पलटन, जो अंग्रेज आर्मी का हिस्सा थी, जाट पलटन को लेकर के मेवाड़, सिरोही और गुजरात की ईडर रियासत, तीनों रियासतों की सेना और जाट पलटन और अंग्रेज कमांडर, इन सब ने मिलकर के मानगढ़ की पहाड़ी पर फायरिंग की थी, जिसमें यह बताया जाता है ऑफिशियली कि 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए। अब क्योंकि इस घटना का जिक्र करोगे तो इसमें मेवाड़ का भी नाम आएगा, क्योंकि जो हथियार जो चलाने वाले थे, जिन्होंने गोलियां चलाई, उसमें तो मेवाड़ भी शामिल था। तो मेवाड़ के लोग नहीं चाहेंगे कि उसके खिलाफ उनके खिलाफ कुछ लिखा जाए, इसलिए उन्होंने कभी नहीं आने दिया। उसके बाद अगर आप लिखोगे तो सिरोही के खिलाफ भी मामला जाएगा। तो वो दोनों एंगल आते हैं, जाति का भी एंगल आता है और सामंती जो वैल्यूज हैं उनका भी एंगल आता है, और इसीलिए कभी उसको तवज्जो नहीं मिली। और पूरे देश में आप देख लीजिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सिर्फ मानगढ़ ही नहीं, आप उसके अलावा भी देख लीजिए, जैसे बिरसा मुंडा के आंदोलन को लेकर के हम लोग लगातार, और सरकार भी बिरसा मुंडा के आंदोलन को सेलिब्रेट करती है, लेकिन सरकार उसको अंग्रेजों के खिलाफ तो सेलिब्रेट करती है, उसको ईसाइयों के जो चर्चेस और मिशनरीज का जो काम है उसके खिलाफ तो वो सेलिब्रेट करती है। लेकिन वही बिरसा मुंडा का आंदोलन जब बाकी
धर्मों के लोग जाकर के जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं या आदिवासी सभ्यता पे हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ जब बोलते हैं तो उस पर सरकार साइलेंट हो जाती है या लिखने वाले साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो लाइन उनको सूट नहीं करती है। और इसीलिए आदिवासी इतिहास को कभी तवज्जो नहीं दी। उसको तवज्जो सिर्फ इतनी सी मिली कि किसी का जन्मदिन है, किसी का कोई डेथ एनिवर्सरी है, तो ताकि सोशल मीडिया पे एक फोटो पोस्ट कर सके, तो 2 लाइन का कंटेंट लायक ही उनको स्पेस मिला। एक और चीज स्पेशली खास करके जो प्रोफेशनल हिस्ट्री राइटिंग करने वाले लोग थे, उनमें एक और लाइन है जिसे हम लोग सबाल्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं, जिनका दावा था कि हम लोगों ने उन लोगों का इतिहास लिखा है जो हाशिए पर थे। मेरा मानना यह है कि आदिवासी समाज तो इतिहास लेखन में हाशिए पे भी नहीं था, वो तो हाशिए से भी बाहर है, वो फ्रेम से ही बाहर है। तो हाशिए का दूसरी चीज, जब उन्होंने लिखा तो आप देखेंगे कि उनका लिखा हुआ, उन्होंने जितना लिखा लगभग 10-12 वॉल्यूम्स में, तो उनका शुरुआती जो दस्तावेज है, जो शुरुआती लिटरेचर है, उसमें केवल 4 आर्टिकल हैं जो आदिवासियों पर है। पूरे जो है 12 वॉल्यूम्स की किताबों में 4 आर्टिकल, उसमें से 3 लोगों ने वो आर्टिकल लिखे हैं, 4 आर्टिकल, जिसमें से 2 अंग्रेज हैं, यूरोपियंस है, और 1 हिंदुस्तानी व्यक्ति है जो कि बंगाल का अपर कास्ट व्यक्ति है। मींस जिन लोगों ने यह दावा किया कि हम लोअर मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए लिख रहे हैं, निम्न वर्ग के लिए लिख रहे हैं, सबाल्टर्न सेक्शन, उन्होंने भी उसको तवज्जो नहीं दी। उन्हें एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो आदिवासी तबके से हो और वो उसको वहां पर तवज्जो दे सके, वहां पर शामिल कर सके, नहीं किया। तो इतिहास लेखन को लेकर के जब बात कही जाती है, उन्होंने, मेरा ये मानना है कि उन्होंने बेईमानी की। ये गलती नहीं थी, ऐसी नहीं थी कि वो अनजाने में उनसे कोई गलती हुई। मेरा ये मानना है कि उन्होंने बेईमानी की। एज ए प्रोफेशनल, पार्टियां ये काम करती है, समझ में आता है कि पार्टी का वोटों का मामला है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग थे, जिनको हिस्ट्री लिखने की जिम्मेदारी मिली थी और जो लिख रहे थे, उन्होंने जब ये किया तो ये सरासर बेईमानी थी और उनको नहीं करना चाहिए था। और इसीलिए उस बेईमानी को जब अगर हम लोग देखेंगे, और एक और चीज इसमें, एक जो चीज आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो बेईमानी इस हद तक है कि हम 15 अगस्त 26 जनवरी को जब स्कूल में थे और हम जब स्लोगन, प्रभात फेरी जो सुबह सुबह गांव में निकलती थी, उसमें बहुत सारे नारे लगते थे और हम खूब जोर जोर से नारे लगाते थे। हमारा पूरा जो स्क्वाड होता था बच्चों का, वो सब बहुत जोर जोर से नारे लगाता था, लेकिन उन नारों में कभी कोई आदिवासी नहीं था। जो भाषण होते थे, जो निबंध प्रतियोगिता स्कूल में होती थी, उनमें कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं आया कि वो आदिवासियों से जुड़ा हो, जबकि मेरा गांव 90% आदिवासी है, बाहुल्य है, आज भी 90%, लेकिन कभी कोई सब्जेक्ट उससे जुड़ा हुआ नहीं आता है। और इसीलिए दरअसल हुआ ये कि इतिहासकारों ने जो किताबों से गायब किया, वो दरअसल वो पब्लिक मेमोरीज से गायब हो गया। लोगों से जब आप पूछने जाएंगे कि आप 4-5 आदिवासी आइकन्स का नाम बता दीजिए जो आजादी के आंदोलन में शामिल थे, वो 1 और 2 पे जाकर रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको बेचारों को पढ़ाया नहीं गया। जब पढ़ाया नहीं गया तो उनको कैसे पता चलेगा? और ये बेईमानियां लगातार एकेडमिक्स में चल रही है, और खास करके आदिवासियों के साथ। जी, इसमें एक बस काउंटर थॉट और है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आपने कहा कि वाचिक परंपरा के माध्यम से ही हम आदिवासी इतिहास के बारे में जानते हैं, तो क्या कहीं ये कारण नहीं हो सकता? एक तो मैं उसको मानता हूँ कि हाँ, जो जीते उन्होंने, जो जीतता है वो कभी नहीं चाहता उनके खिलाफ लिखा जाए, तो एक वो चला गया। लेकिन आज़ादी के बाद भी जब रीराइट हुई है बहुत सारी चीज़ें, उस समय में रेफरेंसेस ही ना मिल रहे हों। देखिए, एक चीज ऐसा है कि एज ए हिस्टोरियन, राखीगढ़ी में, हिसार का एक गांव है राखीगढ़ी, हरियाणा के भीतर, जहां पिछले 10-15 सालों से आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं और लगभग 15 साल हो गए उनके, और उनकी जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, वो फाइंडिंग्स ऐसी हैं जो पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक का हमारा जो नॉलेज है उसको बदल देंगी। ठीक है, क्योंकि वहां ऐसे ऐसे एविडेंस हमको मिले हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा। वाचिक परंपरा ऐसा नहीं है कि उसमें सब कुछ कपोल कल्पना है। हमें पता है कि जैसे हमारे जंगल में, हमारे आसपास कई ऐसे पौधे हैं, जैसे मान लीजिए कट लग जाए, खून अगर निकल रहा हो तो हम उसका रस ला के लगा देंगे तो वो रुक जाता है। ये किसी किताब से हमने नहीं सीखा था, हमें हमारी माँ ने बताया, माँ को उनकी माँ ने बताया,
और वो वाचिक ओरल ट्रेडिशन में हमारा था। हमारी जो पूजा पद्धति है किसी किताब में नहीं है, लेकिन हमारे ओरल ट्रेडिशन में हम सीख रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन हम अपना नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। हमारे दादा हमें बता के गए, हमारे पिताजी को बताए, पिताजी हम बताए, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन। तो वो जो नॉलेज है वो लगातार आदिवासियों से जुड़ा हुआ, वो इसी ट्रेडिशन में है। दूसरी चीज समझिए कि आपने ये कैसे मान लिया कि लिखित में जो है वही सिर्फ असली इतिहास है। लिखने की परंपरा तो हमारे देश में है नहीं, तो अंग्रेजी हुकूमत के टाइम पे आती है। लिखने की परंपरा तो वो लोग लेकर के आए, हमारे यहाँ तो उससे पहले का सारा तो ओरल ट्रेडिशन है। तो हमें अपना मैकेनिज्म बदलना था, हमें अपना मेथड बदलना है। उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास 50 मैकेनिज्म है, अलग अलग तरीके के एविडेंस हैं, उससे क्रॉस चेक किया जाता है। और आज आप देखेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में, दुनिया भर के आदिवासियों के बारे में जब बात करोगे तो वहां पर भी इस वाचिक परंपरा को एज ए इतिहास के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, उसको इस्तेमाल करते समय सावधानी बरती जाती है ताकि कोई एग्जरेशन ना आ सके, कोई ऐसा ना आ जाए जो इतिहास से अलग चीज हो, या कोई नुकसानदेह चीज आ जाए, गलत चीज शामिल हो जाए। तो उसको वेरीफाई करने के लिए ऑल्टरनेट है, हिस्टोरियंस के पास मैकेनिज्म है। जैसे हम लोग मेमोरीज के आधार पर इतिहास लिखने की, अभी पिछले दिनों एक ट्रेंड चला, काफी लंबे समय से चल रहा है खैर, कि किसी इवेंट के हो जाने के 50 साल बाद, 60 साल बाद हम उसके आई विटनेस से या आई विटनेस के बाकी फैमिली मेंबर्स से उस घटना को अकाउंट में लाते हैं और उसको ऐतिहासिक तौर पर उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और हम मानते हैं कि ये इतिहास का हिस्सा है। जब हमने मेमोरीज को इतिहास में शामिल कर लिया, तो आदिवासियों के मामले में भी तो वही मेमोरीज की बात हो रही है। उसके जब मेमोरीज को हम शामिल करते हैं तब भी हम केयरफुल रहते हैं। तो वाचिक परंपरा में भी हमको केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन आप इस लाइन पे एकदम आउटराइटली रिजेक्ट कर दें कि रिटन में नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, तो रिटन में तो बहुत कुछ नहीं है। हमारे यहां पहली बार प्रोफेशनल मैनर में इतिहास 1820-22 के आसपास लिखने की परंपरा शुरू होती है पहली बार, तो उससे पहले का क्या मानेंगे नहीं। बिल्कुल। तो आपका जो रिसर्च का मेथड रहा वो क्या रहा? क्योंकि इसमें जब मैं देखता हूँ तो कुछ नाम तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, ऑफ कोर्स अब तो उनको बड़ा वो सरकारों ने भी वो दिया है। कुछ नाम मैं राजस्थान में पढ़ा बड़ा हूँ तो इसलिए कुछ नामों से परिचित हूँ, पर बाकी नाम मेरे लिए एकदम पहली बार सुने हुए नाम है। तो ये जो रिसर्च आपकी हुई है, और चूंकि जिस समस्या की हमने बात की कि कुछ चीज़ें रिटर्न में है, कुछ सिर्फ वाचिक में है, और आपने ऐसा नहीं कि एक राज्य की बात की हो कि एक ही राजस्थान में अगर की है, ये लगभग देश भर, पूरे देश से आपने इसको रिसर्च किया है। तो कहाँ से रिसर्च प्रोसेस क्या रहा, इन्फॉर्मेशन कहाँ से? देखिए, दो तीन चीजें हैं। खास करके जो पहली सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि देश के खास करके पिछले 10-12 सालों में जो तकनीक आई है, खास करके फोन और इस तरीके की जो चीजें आई, इससे हुआ ये कि हम देश के अलग अलग हिस्से के लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो वहां आप देखते हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है, किसी की कोई और चीज सेलिब्रेट की जाती है। तो उसमें इस तरीके के रेफरेंसेस बहुत आते हैं। हफ्ते 10 दिन में किसी न किसी देश के किसी हिस्से में किसी चीज को या तो सेलिब्रेट किया जा रहा होगा, किसी के योगदान को कंसीडर किया जा रहा होगा, उसके बारे में बताया जा रहा होगा। तो वहां से आप पता चलेगा कि किस किस तरीके की चीजें चल रही है देश में। उसके बाद एज ए हिस्टोरियन मेरी जिम्मेदारी है जी कि सबसे पहले मैं उन लोगों के संपर्क में आऊं जो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं उनसे जानने की कोशिश करूं कि भाई क्या है मामला, पूरा थोड़ा डिटेल से एक बार बताइए। और जब ये इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन जब हमें मिलती है, तो उसके बाद एज ए हिस्टोरियन हमारे पास कई तरीके की चीजें, क्योंकि मैंने सारा जिनका दर्ज किया है ये कॉलोनियल इरा के लोग हैं, सारे के सारे आइकन से हैं। इनके बारे में अलग अलग अंग्रेजी अकाउंट्स हैं, कई वॉर डायरीज हैं, कई मेमोयर हैं, कई जगह रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, अलग अलग किस्म के आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, देश में भी हैं, देश के बाहर भी हैं। कई गवर्नमेंट ने कई लोगों को रिकॉग्नाइज किया है। तो वो सारा रिकॉर्ड्स जो है एक जगह कलेक्ट किया जाता है, और वो कलेक्ट करने के बाद में फिर जो आपने स्टोरी सुनी थी उससे आप उसको क्रॉस चेक करते हैं कि कहां इसमें जो है बेमेल है, जो बेमेल है उसको हटाया जा रहा है, जो मैच करता है उसे आप अकाउंट में लाने की कोशिश करते हैं।
और अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। वो जो एविडेंस हमारे पास है, क्योंकि ये तो वो दौर है जिसके बारे में है जी, जिस नहीं है उसके बारे में एक अलग चीज है। लेकिन जब हमारे पास एविडेंस भले सेलेक्टिव है, कम है, तो हम उनके बारे में कम ही लिख रहे हैं, हम उसको एग्जरेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड सोर्स है और हम पूरी उसी के बेसिस पर किताब लिख दें, वो नहीं कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि गलत इंफॉर्मेशन हमारे लोगों को जाए। इंफॉर्मेशन कम होगी चलेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन सही हो, ताकि, और उसके साथ साथ दूसरी चीज कि हमने उनका रेफरेंस दिया जी। वो रेफरेंस इसीलिए दिया कि ताकि कोई अगर और इस काम को आगे बढ़ाना चाहे, कोई और खोजबीन करना चाहे, तो उसके लिए एक बेस रहे कि भाई यहां ये सोर्सेज हैं और इसके बेसिस पर वो आगे चल सके। और इसीलिए हमने इसमें फुटनोट का इस्तेमाल किया, हमने इसमें आर्काइव का इस्तेमाल किया, हमने बातचीत परंपरा का भी इस्तेमाल किया, हमने डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का इस्तेमाल किया, न्यूज़पेपर्स का भी इस्तेमाल किया। और उन सब के बेसिस पर जो प्रोफेशनल हिस्टोरिकल जो मेथड है, जो हम लोग बाकी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, उस पूरे मेथड का इस्तेमाल करके हमने इस किताब को जो है लेकर किया है। जी। सुनने में जो है, जब सुनते हैं, किताब देखते तो लगता है 191-92 पेज की किताब है, हाँ ठीक है, 12 लोगों की कहानी है, लेकिन जब पूरा प्रोसेस है, बहुत टीडियस प्रोसेस है। कितना टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस में? कुछ रोड ब्लॉक्स भी आए कि इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है? हाँ, इसमें लगभग 3 साल लगे, मैं आपको बताऊं। 192 पेज की किताब है, लेकिन 3 साल जितनी मैं मैक्सिमम अपना यूटिलाइजेशन, अपने रिसोर्सेज का, अपने आप का जो मैक्सिमम कर सकता था वो किया। उसके बाद ये आती है कई तरीके की, इसमें जो मैं ये कहूँगा कि लिमिटेशंस, जो मेरी लिमिटेशंस हैं वो इसमें आई। जैसे कि बहुत सारा जो लिटरेचर था, जो सोर्सेज थे, वो ट्राइबल लैंग्वेजेस में है। जैसे गोंडी है, अब गोंडी मुझे नहीं आती, ये मेरी लिमिटेशन है, तो अब मुझे किसी दूसरे साथी की मदद लेनी पड़ेगी और वो उसका तर्जुमा करेगा, वो अनुवाद, दरअसल वो भावार्थ बताने की कोशिश करता है, तो उसका आप एक भाषा की एक बड़ी जो है परेशानी है। या जैसे आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ जो टेक्स्ट है, बहुत सारा लिटरेचर ऐसा था जो ऐसे रानी रोई पुलियानी के लिटरेचर मिजो में है। अब मिजो मुझे नहीं आती, तो मुझे एक साथी की मदद लेनी पड़ेगी जो वहां की भाषा जानता हो मिजोरम की। या मुझे तिरोत सिंह के बारे में जब जिक्र करना होगा तो मुझे मेघालय के किसी साथी की मदद लेनी पड़ेगी जो खासी और बाकी ट्राइब्स की जो भाषा है वो जानता हो। वैसे ही बाकी अलग अलग हिस्सों में जब मैं कोमरम भीम का जिक्र करूंगा तो मुझे तेलुगु और गोंडी दोनों के जानकारों की मदद चाहिए। तो ये एक बड़ा जो है, एक तरीके से कह सकते हैं मेरी लिमिटेशन है। मैं हिंदी का इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं मराठी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन वो कह सकते हैं ना कि भाई हर इंसान की एक सीमा है, तो मेरी भी वही भाषा एक सीमा है, और ये एक बड़ा हर्डल है। दूसरा इसका हर्डल जो है वो ये है कि ज्यादातर जो सोर्सेज हैं वो देश के बाहर, खास करके ब्रिटिश लाइब्रेरीज में है या ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरीज में है। अब उसका एक्सेस जो इंटरनेट पे जितना लिमिटेड एक्सेस है वही आपको मिलेगा, अदरवाइज उसको अगर पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको फिर वहां विजिट करना पड़ेगा उन आर्काइव्स को, और तभी जाकर के सारे सोर्सेज आप कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी आर्काइव्स, हमारे यहाँ आर्काइव की परंपरा भी बहुत लेट से शुरू हुई है, और हमारे देश में भी आर्काइव्स को, इन सबको बहुत ज्यादा महत्व दिया नहीं जाता, मतलब उस परंपरा में नहीं है तो दिया नहीं जाता, तो आपको वो मिलता नहीं है जल्दी से, तो आपको बाहर की आर्काइव्स की मदद लेनी पड़ती है। तो ये एक और जो है बड़ी चुनौती रही है। एक आपके रिसर्च में एक जो समस्या आई भाषा वाली, अब भाषा जो है उसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो आइडेंटिटी का भी एक हिस्सा है, और आप देखें कि देश के बहुत सारे हिस्सों में अपनी अपनी भाषा को 8वीं अनुसूची में पहचान दिलाने की भी कोशिश हो रही है। राजस्थान में ही अपने कितनी बार ये बातचीत चल रही है जहाँ पे कि राजस्थानी को मान्यता दिलाने की बात हो रही, नहीं हो पा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इन सभी आदिवासी समुदायों की भाषाओं को भी कुछ मान्यता मिल रही होती, कुछ लोग आपके पास संपर्क भी करते हैं लगातार इस प्रयास में कि उनकी भाषा को मान्यता मिले। आपको लगता है कि ये भाषा का जो एक संघर्ष है, भाषा को लेकर जो आंदोलन है, अगर इनको पहचान मिल जाए तो भी एक न्याय होगा आदिवासी समुदायों की पहचान के साथ? जी बिल्कुल। देखिए, भाषा का मसला सिर्फ ऐसा नहीं है, भाषा आदिवासी इलाकों में अगर देखें तो भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है।
भाषा दरअसल वहाँ की लोकल संस्कृति से जुड़ी हुई है। भाषा संस्कृति के साथ साथ उसके इतिहास से जुड़ी हुई है। भाषा आपके उस समाज के लिटरेचर से भी जुड़ी हुई है। तो अगर आदिवासियों के मामले में कहूँ तो भाषा सब कुछ एक तरीके से आप कह सकते हैं। अब हो ये रहा है कि संविधान की अनुसूची 8 में जो है सिर्फ 2 आदिवासी भाषाएं हैं, एक तो संथाली और एक बोडो। इसके अलावा कोई तीसरी भाषा नहीं है जिसे आदिवासी मतलब जिसे शामिल किया गया हो, और ये भी लगभग 20-22 साल पहले जो है इन्हें शामिल किया गया था। अब अगर लोकल भाषाओं को या आदिवासी भाषाओं को संरक्षित किया जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी सुविधा ये होगी कि उस भाषा में पढ़ने और पढ़ाने वालों की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि उस भाषा को बोलने वाले बच्चे स्कूल में आएंगे तो जाहिर सी बात है उनको पढ़ाने वाले टीचरों की भी जरूरत होगी। और जब उन दोनों भाषा जो लोग निकल के आएंगे वो जाहिर सी बात है अपनी भाषा में लिखेंगे भी, और लिखेंगे तो इस देश का जो नॉलेज का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो और जो है रिच हो जाएगा और चीजें बेहतर होंगी। और जाहिर सी बात है जब साहित्य आएगा, लिटरेचर आएगा, उस इतिहास आएगा तो हमें बाकी चीजों को समझने में भी मदद मिलेगी। मैं और आप शायद एक से ज्यादा और भाषा सीख पाएंगे हमें, क्योंकि हो सकता है कि ऑल्टरनेट में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई तीसरी भाषा भी पढ़ने को मिले, तो हमें पढ़ने को मिलेगी तो हमारी भी बेहतरी है, समाज की भी बेहतरी है और उन भाषाओं की भी बेहतरी है। इसीलिए अगर मैं बात करूं तो आदिवासी भाषाओं को खास करके आजकल जो है हो भाषा को संविधान की अनुसूची 8 में शामिल कराने को लेकर के लगातार लोग शामिल मतलब आंदोलन कर रहे हैं। वो दिल्ली भी आ रहे हैं और अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, सरकार से अपील भी कर रहे हैं अलग अलग जो है चैनलों के थ्रू। तो वैसे ही जैसे राजस्थान में भीली भाषा है, अब भीली भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग पूरे देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है, लेकिन उसे संरक्षित नहीं किया गया। और जब वो संरक्षित नहीं है तो वो किताबों में भी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट में नहीं है, डॉक्यूमेंट में नहीं है तो एक्चुअल जो कहानी है, एक्चुअल जो इतिहास है वो हमारे सामने नहीं आ पा रहा है। हमें जो इतिहास आ रहा है वो ट्रांसलेटेड है या उस व्यक्ति के द्वारा आ रहा है जो उस भाषा को जानता ही नहीं है, और ये बड़ा मसला है। जैसे एक शब्द है, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल में, जैसे एक शब्द था टाका। टाका बेसिकली, टाका एक तरीके से टैक्स होता था जो चुंगी जिसको कहते हैं, वो टोल टैक्स जिसको कहते हैं वो टाका होता था। और ये आदिवासी इलाकों में जो है आदिवासी कलेक्ट करते थे गैर आदिवासियों से जो इस इलाके से गुजरते थे। ये कस्टम ड्यूटी एक तरीके से आप समझ लीजिए। अब ये शब्द अंग्रेजों ने जब इसको दर्ज किया अपने अकाउंट्स में, डायरीज में, तो इसको स्पेल किया TANKAS, तो ये इसमें एस लग गया, वो बहुवचन में हो गया। जब इसको भीली से वो अंग्रेजी में गया और अंग्रेजी से जब हिंदी में किसी लेखक ने ट्रांसलेट किया तो इसको हो गया तनख्वाह। तो टाका भाषा में जैसे ही बदला वो तनख्वाह तक पहुंच गया। अब वो लिख रहे हैं, जो हिस्टोरियन लिख रहा है वो कह रहा है कि अंग्रेज जो है भीलों को तनख्वाह दे रहे हैं। अब मेरे लिए ये चुनौती है क्योंकि मुझे 3 दिन लगे, मैंने उसका जिक्र किया, 3 दिन लगे कि भाई अंग्रेज भीलों को तनख्वाह क्यों दे रहे हैं, क्या मतलब है तनख्वाह देने का, और तनख्वाह तो गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है। लेकिन जब मैंने उस हिस्टोरियन का रेफरेंस उठाया, रेफरेंस से जाकर, तो पता चला कि वो टाका है, वो टोल है, वो सिक्योरिटी सेफ्टी के नाम पे भील वसूल रहे हैं। तो जब अंग्रेजी दौर में अंग्रेज जब इस काम को करने लगे, ट्रेड करने लगे, तो अंग्रेज भी भीलों को दे रहे हैं ट्रेड का जो है वो कस्टम ड्यूटी एक तरीके से, ताकि उनके इलाके से जो है बिना किसी लूटपाट के वो माल निकल पाए। तो भाषा इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है कि तमाम अगर भाषाओं को वो तवज्जो मिलेगी, वो आदिवासी भाषाएं हो या गैर आदिवासी भाषाएं, तो भाषाओं को। और देखिए अभी यूएनओ ने जो है यूएन ने 2014 से 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जो है आदिवासी भाषा दिवस के पूरे डिकेड के नाम से सेलिब्रेट किया। 2019 को जो है ईयर के जो है 2019 इंडिजिनियस लैंग्वेज ईयर के नाम से डिक्लेयर किया। और यूएन का कहना है कि इस सदी के अंत तक लगभग 95% जो भाषाएं हैं, और खास करके आदिवासी समाज की जो भाषाएं हैं, वो खत्म होने जा रही हैं, वो एलिमिनेट, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, स्टेट की तरफ से संरक्षण नहीं है। तो ये चुनौती हमारे लिए भी है, हमारे देश में भी यही हो रहा है कि बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो एक दूसरी भाषा के चक्कर में लुप्त सी हो गई हैं। जैसे पूरे नॉर्थ इंडिया में कहा जाए कि सिर्फ एक ही भाषा है, वो है हिंदी, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी राजस्थान मारवाड़ी है, आपकी ढूंढाड़ी है, ब्रज है, सबको आपने मार दिया, और सिर्फ एक भाषा को प्रोटेक्ट करने की आप बात करें, या अंग्रेजी के चलते हमने और भाषाओं को भी मार दिया।
हिंदी में मर रही है उसकी वजह से। तो उसी चक्कर में हिंदी भी मर रही है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे अंग्रेजी का भी डोमिनेंस हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, और हम भाषाओं को बचाना ये हम सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और ये इनिशिएटिव ऐसा है कि सरकारों को भी लेने की जरूरत है, एज एन इंडिविजुअल हम सबको भी इनिशिएटिव लेने की जरूरत जी। अच्छा, इस किताब में इतने सारे पात्र हैं, जब मैं पढ़ रहा था तो ये मेरी नासमझी कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे लगा कि यार सबके बारे में तो पहले से नहीं पता होगा डॉक्टर साहब को। तो ऐसा कोई पात्र है जिसके बारे में जब ये रिसर्च आपने शुरू की उससे पहले आपको भी उनके बारे में नहीं पता था, या बहुत मामूली सा पता था और पढ़ना शुरू किया तो लगा कि अरे, क्योंकि 12 पात्र चुनना भी, इतने पात्रों में से 12 लोग चुनना जिनकी कहानी कही जाए, तब फिर लगा कि यार ये जो कैरेक्टर है इनकी कहानी तो जरूर आनी चाहिए किताब। इसमें एक कैरेक्टर ऐसा है, रानी रोइपुलियानी का, जो मिजोरम से है। मैं ईमानदारी से बताऊं तो जब मैंने एक किताब का काम शुरू किया था तब तक उनके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैं नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तिरोज सिंह को जब पढ़ना शुरू किया और उससे जुड़े हुए जब लिटरेचर को पढ़ रहा था, नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री जब पढ़ रहा था, तब रानी का जिक्र आना शुरू होता है। और फिर मैंने रानी रोइपुलियानी के बारे में खोजना शुरू किया कि एक आदिवासी रानी जो है किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लेट 19th सेंचुरी में लड़ रही है, और वो पूरे अंग्रेजी एम्पायर को अपने इलाके के से मजदूर देने से मना कर देती है। और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि पूरा एम्पायर उसका खत्म कर दिया गया, और उनके बेटे को और उनको खुद को जो है रंगून जेल में भेज दिया गया, और जेल में उनकी डेथ भी हुई। तो ये वो चीज थी कि मतलब मैं अभी भी कह रहा हूं, सिर्फ रानी रोइपुलियानी नहीं, आप ये लगभग 150 से ज्यादा जिन आंदोलनों का जिक्र है आप देखेंगे तो अभी भी ऐसे बहुत सारे आइकन्स हैं जो अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, जो छूट चुके हैं, या जिनके बारे में मुझे नहीं पता। एज ए हिस्टोरियन मेरी अपनी एक लिमिटेशन है कि जरूरी नहीं है कि मुझे सारे आदिवासी इतिहास आता हो या सारा देश का इतिहास मुझे आता हो, ऐसा संभव भी नहीं है। तो ऐसा अभी भी बहुत कुछ है जो छूटा हुआ, जिसको कि आने वाली पीढ़ियों को या और लोगों को खोजने की जरूरत है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये मैं आपको एक कहूं बात तो नवीन जी, ये कह सकते हैं कि ये वो काम था जो आजादी के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए था, इसको हो जाना चाहिए था। 70 साल 75 साल बाद इसको आने की जरूरत भी नहीं थी। मुझे लगता है कि आजादी के शुरुआती 8-10 सालों में इस काम को आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम आजादी की लड़ाई लड़ चुके थे। अब एक नया देश बन रहा था, इंक्लूसिव देश बन रहा था, लेकिन वो नहीं आया। और वो काम जो 70 साल पहले होना चाहिए था वो आज मुझे करना पड़ा। ये एक मैं चीज को इसको शामिल करना चाहिए। इसमें जब लिस्ट में देख रहा हूँ तो 1857 में कई सारी क्रांतियां नजर आती हैं एक साथ, और जाहिर सी बात है उसमें पूरे देश में भी अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो चुका था। सबसे प्रभावी आंदोलन 1857 में, क्योंकि आदिवासी समुदाय ने भी पूरी जोर से उस समय युद्ध छेड़ा था, सबसे प्रभावी आंदोलन आप, क्योंकि आपने सभी प्रभावी का ही जिक्र मेजर किया यहाँ पर आपके हिसाब से सबसे प्रभावी कौन सा आंदोलन था? 1857 से जस्ट 2 साल पहले संथाल आंदोलन है जी, जिसने मैं ये कहूंगा कि पूरे मध्य भारत की जो है ना तस्वीर बदल दी थी। वो सबसे प्रभावी आंदोलन है। 1857 के जस्ट 2 साल पहले हुआ था। मैं और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उससे ज्यादा पावरफुल आंदोलन कोई सा नहीं है। अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बात करें, इन टर्म्स ऑफ एरिया के वाइज बात करें, तो पूरा जो संथाल परगना है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश तक का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार का एक बड़ा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा उसमें शामिल है। 1857 के साथ ये है कि अलग अलग लोकेशंस हैं, ऐसा नहीं कि पूरा इलाका। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में जैसे कोटा का या अजमेर का थोड़ा सा हिस्सा, किशनगढ़ के आसपास का हिस्सा शामिल है, या फिर झांसी का हिस्सा शामिल है, या दिल्ली शामिल है, मेरठ शामिल है, फिर लखनऊ है, इसी तरीके से कुछ कानपुर है, ऐसे कुछ कुछ डॉट्स हैं। लेकिन बहुत बड़ा अगर एरिया ज्योग्राफिकली अगर हम लोग बात करें या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात करें, तो 1857 से भी ज्यादा मजबूत जो है संथाल बगावत है। इन टर्म्स ऑफ शहादत के बारे में भी बात करेंगे तो संथाल बगावत सबसे ज्यादा है। लगभग 15,000 से ज्यादा लोग हैं जो शहीद हुए अकेले संथाल बगावत में, संथाल विद्रोह में। तो ये अगर 18 और लेकिन एक चीज हम यहां कहना बहुत जरूरी है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें कभी किसी घटना को कम और ज्यादा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इस चीज से, क्योंकि हमारे लिए हर एक 1857 का जितना महत्व है उतना ही 55 के संथाल बगावत का है, उतना ही मुंडा आंदोलन का, उतना ही तिलका के आंदोलन का है। अगर 1857 को देखें तो 1857 को लेकर के अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी।
हमने मेरठ की छावनी से जो कुछ शुरू हुआ, बंगाल में जो कुछ हुआ, दिल्ली में जो कुछ हुआ, लेकिन कभी 1857 में आदिवासी आंदोलनों का जिक्र नहीं पढ़ते। हमने कभी संग्राम शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह का जिक्र नहीं किया। दोनों गोंडवाना के अंतिम राजा हैं। गोंडवाना का एम्पायर वो एम्पायर है जो लगभग 14वीं सदी से शुरू हुआ था और 1857 में जाकर के उसका खात्मा हो रहा है। और दोनों बाप और बेटे को, जो राजा और राजकुमार को जो है जबलपुर में, जो आज मॉडर्न डे हमारा जबलपुर है, वहां पर ला करके तोप से उड़ा दिया गया था। किसी राजा के साथ 1857 में ये नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ हुआ, लेकिन इतिहास की किताब में जिक्र नहीं है। इसी तरीके से एक और जो है व्यक्ति है जिनका नाम है बाबूराव पुलेश्वर शेरमाके, उनके साथ भी यही हुआ। वो एक जमींदार हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर पर चंद्रपुर का एक इलाका है जहां के वो जमींदार थे, बड़े जमींदार थे, और उनके साथ भी यही हुआ। उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। वो राजा थे अपने इलाके के, गोंडवाना के एक दूसरे हिस्से के राजा थे। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे हिस्से जहां पर बड़ी चीज है, जिनका बड़ा इंपैक्ट रहा है। और इंपैक्ट के तौर पे एक और चीज देख लीजिए, खास करके देश में बाकी जगह तो हुई चीजें, लेकिन आदिवासियों के पार्टिसिपेशन के चलते एक बड़ी चीज जो हुई थी 1857 के बाद में, वो ये था कि कुछ सालों बाद में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इस देश में आ गया, जो आजादी के समय पर जब रिवील उसको किया गया 1949 में अयंगर कमेटी की लीडरशिप में, तब लगभग इस देश की 10% से ज्यादा आबादी थी जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के दायरे में थी। और वो 1857 के में पार्टिसिपेशन का ही जो है आउटकम है, क्योंकि 1859 में राजस्थान में, खास करके मॉडर्न डे आज का जो भीलवाड़ा का हिस्सा है, यहाँ के मीणों को जो उन्होंने क्रिमिनल की कैटेगरी में डाल दिया था, सिर्फ 2 साल बाद ही। और देश के लेवल पर 1871 में ये चीज होती है। ये सब 1857 का आउटकम है जो हम लोगों को देखने को मिला। जी, क्या बात है। अच्छा, बात तो इसमें बहुत सारी है, कुछ वर्तमान पे आते हैं। आखिरी जो आंदोलन है ये झारखंड पार्टी आंदोलन, जो मैं समझ रहा हूँ झारखंड को अलग बनाने का ही आंदोलन था। झारखंड जब बना, क्योंकि मेरा मूल, मैं पला बढ़ा राजस्थान हूँ लेकिन मेरा मूल बिहार में है, तो झारखंड जब सेपरेट हुआ तो ये उसकी मांग मूल रूप से ये थी कि भाई आदिवासियों को उनका हक मिले, संसाधनों पर उनका अधिकार हो। लेकिन वो राज्य बनने के बाद भी चाहे गैर आदिवासी हो चाहे आदिवासी, सत्ता दोनों के हाथ में बराबर आई और आम आदिवासी को फिर भी कुछ नहीं मिला। सबने मिलकर लूटा। आदिवासी समुदाय से जो नेता है उन्होंने भी लूटा, जो गैर आदिवासी थे तो लूट ही रहे थे। ओवरऑल सबने लूटा। इसी चीज को जब हम बाकी राज्यों में भी देखें तो सत्ता हाथ में आने के बाद वो भी सत्ता के चरित्र का शिकार हो गए। जो समुदाय की बात करते हुए आगे बढ़े, समुदाय को बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, वो समुदाय के साथ नहीं बढ़े। फिर वो समुदाय में भी वो अपने आप में राजा बन गए थे कि अब हम राजा हैं, बाकी जो है वो प्रजा ही रहेगी। ये जो पूरी सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन में ये जो हम आइडेंटिटी जिसकी आपने कोशिश की किताब के माध्यम से, और एक दूसरा भी पक्ष है, न सिर्फ आइडेंटिटी बल्कि सामाजिक स्तर को बढ़ाने का, आर्थिक स्तर को बढ़ाने का, शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का, वो कहीं न कहीं पीछे छूट रहा है। तो कुछ आपको दिखता है दृष्टि कि क्या किया जा सकता है कि सब बराबर साथ आगे आए? देखिए, झारखंड पार्टी आंदोलन की जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल आज़ादी के लगभग 1 साल बाद 1948 में जयपाल सिंह मुंडा, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे और इस देश में पहले आदिवासी व्यक्ति थे जिन्हें जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, साथ ही साथ इस देश को जो पहला हॉकी का गोल्ड मेडल मिला था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, उस टीम के वो कैप्टन में रहे हैं। तो 1948 में उन्होंने पार्टी बनाई जिसका नाम था झारखंड पार्टी। और झारखंड पार्टी का उद्देश्य था कि बिहार से अलग जो है एक आदिवासी प्रदेश बनाया जाए जिसका नाम झारखंड हो। ये प्रदेश, क्योंकि और पार्टी का नाम जो है उन्होंने झारखंड पार्टी इसी लाइन पे रखा था कि हम इसी नाम से अपना प्रदेश चाहते हैं, जो बाद में 2000 में जाकर के बना। अब जिस मकसद से वो पूरा आंदोलन शुरू हुआ, रिसोर्सेज को जो है बचाने के लिए, रिसोर्सेज का बराबरी का बंटवारा करने के लिए, लेकिन हुआ ये कि हमारे देश का जो ढांचा है, खास करके जो पॉलिटिकल जो ढांचा है, जो संविधान में जो ढांचा हम लोगों को दे रखा, उसमें दरअसल कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। और हुआ ये कि चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर आदिवासी समाज का हो चाहे गैर आदिवासी समाज का हो, वो जब भी सिस्टम में आया उसके अंदर का जो सिस्टम था वो वैसे ही काम करता रहा।
दूसरी कमी ये मैं मानता हूं अपने आदिवासी समाज के नेताओं की जो कमी है, जिसको मतलब पब्लिकली एक्सेप्ट करने में, उन्होंने वो अपने विजन पे नहीं स्ट्रिक्ट रहे। वो विजन ये था कि ये रिसोर्सेज जो हमारे देश में लिमिटेड है, भाई चाहे कोयला हो, चाहे बाकी के रिसोर्सेज हो, लोहा है, बाकी तमाम तरीके की चीज, ये सब तो लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है। हम सब जानते हैं कि ये सारे रिसोर्सेज हमारे पुरखों ने हमें दिए थे एज ए कि भाई आप इसके केयर टेकर हो, इसको प्रिजर्व करके नेक्स्ट जनरेशन तक आपको लेकर के जाना है। पॉलिटिकल लीडर्स उसमें फेल रहे। ये गैर आदिवासी समाज की जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि वो तो अपने यहाँ के संसाधन नष्ट कर चुका था। जैसे इस देश का 80% जंगल जो है आदिवासियों के इलाके में बचा है, 20% है जो गैर आदिवासियों के कंट्रोल में है। तो उन्होंने तो अपना खत्म कर दिया था, लेकिन आपके तो कोर प्रिंसिपल में था, आपको बचाना था उसे, लेकिन आप नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि आप भी उसी गेम में फंस गए जिसमें दूसरा आपको फंसाना चाह रहा था कि सरकार बना ले किसी तरीके से, फिर किसी तरीके से सरकार बचा लें किसी तरीके से, फिर अगला चुनाव जीत जाए किसी तरीके से। आप उसी गेम में उलझ गए जिस गेम में वो उलझाना चाह रहा था, जिसका वो मास्टर है, आप मास्टर नहीं है। और उसका खामियाजा उस प्रदेश के आदिवासियों को उठाना पड़ा, और वो उठा रहे हैं। और इसीलिए इस तरीके का जो सवाल आप कर रहे हैं ये हो पा रहा है, क्योंकि सच्चाई दिख रही है हम सबको सामने। बेहतर क्या है कि हम अपने जो आदिवासियों के जो कोर वैल्यूज हैं उनको जब तक हम मतलब पकड़ के रखेंगे तब तक चीजें बची रहेंगी, अन्यथा चीजें खत्म होती चली जाएंगी, जो हमको होते हुए दिख रही है। इसलिए जरूरत थी कि आदिवासियत के मूल्यों पे आप टिके रहें, आप संसाधनों को बचाएं, अगली जनरेशन तक भी कुछ दे करके जाना है। और इन पे जब चलेंगे तब जाकर के चीजें बेहतर होंगी। जी, अगली जनरेशन से मुझे ध्यान आता है कि मैं कुछ युवाओं से मिल रहा था डूंगरपुर, बांसवाड़ा इस तरफ के, जहाँ भीड़ बहुल क्षेत्र है, जहाँ पे आपकी पार्टी का भी थोड़ा प्रभाव ज़्यादा है। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा वहाँ पे जब उनसे युवाओं से बात की। बदलाव की तरफ वो जा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, उसमें नेताओं का कोई योगदान नहीं है, वो समाज अपने आप ही कर रहा है। बीएड करने की परंपरा बढ़ी कि बीएड करते हैं, शिक्षक बनते हैं, करते हुए वो सिस्टम में आना चाहते हैं। कुछ समय पहले मेरा एक सेशन झारखंड में था, और झारखंड में मुझे जिस शहर में था तो वहाँ पास के किसी छोटे कस्बे से एक बच्ची आई थी, वो भी आदिवासी समुदाय से थी। उस बच्ची ने मुझसे सवाल पूछा, मेरा करियर के ऊपर था पूरा वो सेशन। तो बच्ची ने मुझसे कहा कि सर आपने जो बातें कही सब अच्छी है और मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे इलाके में रहकर मैं आईएएस की तैयारी नहीं कर सकती, मैं बैंक की तैयारी नहीं कर सकती। मेरे यहाँ दो ही तैयारी कराई जाती है, वो है या तो बीएड कर दो या रेलवे का एग्ज़ाम दे लो। तो हम जो है और करियर ऑप्शन चुनना चाहें, हम कुछ और करना चाहें, नहीं कर पा रहे। तो उसको खैर मुझे जवाब देना था, मैंने दिया। सुन के बुरा भी लगा कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। तो मुझे दो, एक पॉजिटिव पक्ष और एक नकारात्मक पक्ष दोनों नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव पक्ष ये है कि जो आसान रास्ता है जिसके माध्यम से आप पहला स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं कि बीएड करें, शिक्षा में जाएं, शिक्षा में जाके और बच्चों को शिक्षित करें और एक रास्ता वहाँ से निकालें। और नकारात्मक तो ऑब्वियसली ये है कि बस यही एक ऑप्शन क्यों बचा है उनके पास, और ऑप्शन भी हो सकते थे। ये एक सकारात्मक परिवर्तन राजस्थान में तो मुझे दिखा, और थोड़ा बहुत झारखंड के उस इलाके में, और बिहार में तो चूंकि शिक्षा को लेकर पहले से जागरूकता है। देश के अन्य हिस्सों में भी क्या आप सिमिलर पैटर्न देख रहे हैं? नई जो पीढ़ी आ रही है रोजगार को लेके वो किस तरह से सोच रही है, या वो व्यवसाय को लेके भी एक नई दृष्टि से सोच रही है? मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। नौकरी वाला बस जो एग्जाम्पल था मैंने आपको दे दिया, या कोई और तरीका उनके पास है? क्योंकि एक और जो दिखता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो है कि गिग वर्कर्स जो आजकल बहुत चल रहे हैं, उसमें आदिवासी समुदाय के बच्चे नज़र आते हैं जो कि आ जाते हैं शहर में, और पढ़ाई जो है वो उसकी जगह वो पैसा कमाने के लिए अभी ये काम कर रहे हैं, या उनका चाहे उनके घर की आर्थिक स्थिति जो भी हो। लेकिन जो एक तरीका उनको आर्थिक रूप से ज़्यादा बेहतर पहुंचा सकता था, या एक नए आइडियाज़ जो उनके बीच में जानने चाहिए थे, वो बीएड जो हमारे लिए 50 साल पुरानी कहानी हो गई, वो उनके लिए नई है। तो देश के अन्य हिस्सों में जहाँ भी आपने ये देखा हो, क्या आपको लग रहा है कि युवाओं में इन सब चीज़ों को लेकर एक नए तरीके की कोई सोच आई है? देखिए नवीन जी, बीएड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, या टीचिंग एज ए प्रोफेशन, आदिवासी इलाका अभी भी आप सही कह रहे हैं देश में 50 साल पीछे ही चल रहा है। तो जो क्रेज आज से 50 साल पहले गैर आदिवासी समाज में था, वो क्रेज आज वहां है। उसकी वजह है, बहुत क्लियर वजह है। देखिए, एक तो
जिम्मेदारी थी सरकारों की कि वो उन तक जाते हैं, वो गए नहीं। दरअसल ये फेल है, कलेक्टिव फेल्योर है। सरकारों का भी फेल्योर है और गैर आदिवासी समाज का, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम कह रहा है, क्योंकि उसने मान लिया था कि वही मेन स्ट्रीम, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वहां तक जाता, वो नहीं पहुंचा। वो दिल्ली में बैठ करके, वो या जयपुर में बैठ के, या भोपाल और रांची में बैठ के, या रायपुर में बैठ के, राजधानी में बैठ करके वो कंट्रोल करना चाहता है। सरकारी ऑफिसेज में बैठ करके जो क्लर्क्स थे उन्होंने सिर्फ रजिस्टर काले करने का काम किया, रजिस्टरों पे सारा कुछ चलता रहा, एक्चुअल ग्राउंड में कुछ नहीं पहुंचा। फॉर एन एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अभी झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरी, 20 बच्चे थे जो सारे के सारे आदिवासी समाज से आते हैं, उसमें 7 बच्चे जो है वहां पर जो है ऐसा में जो है मौत उनकी हो गई। लेकिन अब देखिए पूरा इलाका जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है, वहां ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम वहां कैसे उम्मीद करें कि वहां से निकला हुआ बच्चा कोई और जगह जा पाए, कोई बेहतर जगह जा पाए, हमारी तरह कोई इस चेयर पे बैठ पाए, क्योंकि उसके सामने ये दृश्य है ही नहीं। उसके सामने एक टूटा फूटा स्कूल है जिसमें उसको समझ में आ रहा है कि एक मास्टर आता है और वो उनसे बेहतर जीवन जी रहा है, और वो क्योंकि उनके बराबर है, उनको दिखता है सामने कि इसका जीवन हमसे बेहतर है, तो उनका टारगेट बस वही है। मैं इसमें एक प्रश्न और जोड़ देता हूं, जो शायद मैं मूल भाव मेरा पूछने का वही था और वो शायद मैं मिस कर गया पूछना, कि ये जो सारे प्रयास मुझे नजर आ रहे हैं, जब मैं उन लोगों से बात कर रहा था, मैंने जाके नहीं देखा, मैंने सिर्फ बातचीत के आधार पर आपको बता रहा हूं, मुझे लगा कि ये प्रयास कम्युनिटी का प्रयास है, इसमें राजनीतिक प्रयास नहीं है। मैं इस पे भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए ये बिल्कुल आप हो क्या रहा है, खास करके जो कम्युनिटी वाला एंगल आपने बताया, पिछले 10-15 सालों में, स्पेशली 15 सालों में हुआ ये कि देश में साइंस और टेक्नोलॉजी ने अच्छी खासी तरक्की की, जिसमें मोबाइल का बड़ा योगदान है। मोबाइल के नुकसान बहुत हैं, वो एकदम सबके सामने है, लेकिन इसका आदिवासी समाज को एक फायदा मिला। वो क्या हुआ कि देश और दुनिया के बाकी हिस्से से कनेक्ट हुआ, उसे पता चलने लगा कि मास्टर के अलावा, स्कूल के अलावा भी दूसरी दुनिया है, और स्कूल सिर्फ वैसा ही नहीं है जैसे झालावाड़ में छत गिर रही है, वो दुनिया का बेहतरीन स्कूल भी अपने मोबाइल में स्क्रीन पे देख रहा है, तो उसे वहां से एक नया तरीका भी मिल रहा है। अब वो जब नया तरीका मिल रहा है तो वो नई चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। वो सरकारों के भरोसे नहीं कर रहा है, वो अपने नेताओं के भरोसे नहीं कर रहा है, क्योंकि नेता से तो उसको पता है कि पिछले 75 साल में उसके नेता ने उसको क्या दिया है। उसके नेता ने उसे पता है कुछ नहीं दिया है, उसे कुछ नहीं मिला है। आज भी आप देखेंगे तो बेसिक जरूरतें हैं, बेसिक आप देखेंगे, अगर कम्युनिटी वाइज आप बात करें अगर, तो पता चलेगा कि आदिवासियों में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा गरीब है। जबकि इस देश में अगर सोशल लाइन पे, अगर डिवीजन के लाइन पे देखें तो उनके नाम पे बजट सबसे ज्यादा होता है। मतलब हर साल सरकार मोटा अनाउंस करती है, बड़े बड़े नंबर्स में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब वहां पर है, सबसे ज्यादा जो है अशिक्षा वहां पर है, सबसे ज्यादा या ये कह लीजिए सबसे ज्यादा बीमार लोग वहां पर हैं, भूखमरी सबसे ज्यादा आदिवासी इलाकों में है। ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा बजट भी उनके पास है और अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के पास है? ये तो एकदम दो अलग अलग चीजें हो गई। वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो सिस्टम वहां तक पहुंचना था वो पहुंचा ही नहीं, और ना नेताओं को वो जरूरत हुई, क्योंकि नेताओं को पता है कि वोट कैसे लेना है। उन्हें पता है कि अगर एक नमकीन की थैली और लास्ट दिन पे अगर मुर्गा आपने पहुंचा दिया, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। हम पैसा लेकर के वोट खरीदते हो, हमने सब में देखा, लेकिन मुर्गा नमकीन का कॉम्बिनेशन जो है ये आपको भील प्रदेश में देखने को मिलेगा। पूरा भील डोमिनेटेड एरिया में इलेक्शन से पहले पार्टियों के लोग एक मुर्गा और एक नमकीन की थैली ये पहुंचा देते हैं, वो अगले दिन उनको वो वोट मिल जाता है। कई जगह नमकीन के साथ शराब आ जाती है, मुर्गा हट जाता है, लेकिन यही 3 चीज घूम फिर करके एक हटती है, एक जुड़ जाती है, और वोट उनको मिल जाता है। और वो राजनीति कर रहे हैं, बखूबी राजनीति कर रहे हैं, अच्छी खासी उनके जो है वो चल रहा है, लेकिन उससे समाज में कुछ नहीं बदला। मैं आपको बताऊं, मैं डूंगरपुर में था 2 साल पहले, तो और बांसवाड़ा में भी इवन कुछ दिनों पहले राजस्थान सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि कुछ जगह गोल्ड माइंस हैं और जहां उनका कहना है कि नीलामी करेंगे। उनमें से एक साइट पे मैं गया था और हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते पहुंचे थे।
पता चला कि उस साइट पर पीने का पानी नहीं, वो पहाड़ी के ऊपर गांव था, वो लोग 3-4 किलोमीटर दूर पहाड़ से नीचे जाकर के गधे से पानी लाते थे, भर करके गधों पर पानी रखते थे और ऊपर वो पानी पी। उनको कुछ साल बाद पता चला कि उनके नीचे गोल्ड माइन्स है। पिछली सरकार ने कुछ मोबाइल्स दिए थे आदिवासी इलाकों में, वो आधे फोन जो है वो अटारी पे ऊपर रखे हुए, टांड जो हमारे घरों में होती है उस पर रखे हुए। क्यों? क्योंकि सिग्नल ही नहीं, टावर ही नहीं है, मोबाइल क्या जरूरत है उसमें। जब टावर नहीं है, बिजली नहीं है, तो ऐसे बड़ी तादाद है लोगों की जिनके यहाँ ना टावर है ना बिजली है और वो मोबाइल रखा हुआ है। ऐसी सरकार ने एक स्कूटी योजना शुरू की थी, राजस्थान सरकार ने खास करके। वो स्कूटी मतलब कलेक्ट्रेट जहां उनके रखने की जगह होती है, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होना था, वो उसी जगह रखी खराब हो गई। 5-5, 6-6 साल हो गए उन स्कूटी को, वो बटी नहीं। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो पहुंची नहीं नेता। तो इसीलिए आदिवासी नौजवानों ने जो थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना सीख गए, जो एक दूसरे से अलग अलग तरीके से संपर्क में आ गए, अब वो अपने सोसाइटी को लेकर के जो है सचेत हैं और वो अपने से लोगों को तैयार कर रहे हैं, अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। अब उनका भरोसा उस तरीके से सिस्टम पे नहीं है जैसे उनके पुरखे कर रहे थे। पुरखे तो उसको एक तरीके से मतलब मान लिए थे कि यही जो करेंगे वही ठीक है, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है, क्योंकि उनको पता भी नहीं था। लेकिन आज की जनरेशन अपने तरीके से देख रही है और अब वो नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रही है। वो बिजनेस को भी तलाशने की कोशिश करती है। तो एक जो बड़ी समस्या आती है वो ये है कि भाई बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, पैसा अभी नहीं है उनके पास। तो नई कंपनियां पहुंची, उन्होंने फाइनेंस करना शुरू किया, लेकिन वो फाइनेंस का ऐसा मकड़ जाल उन्होंने बुना कि उसमें वो फंस गए, उल्टे फंस गए हैं। वो 10 और 15 हजार रुपए का या ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपए का लोन तो उनको मिल जाता है, लेकिन वो कैलकुलेशन ऐसी होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज की कि साल भर में उनको अपनी जमीन बेच करके वो 20 हजार चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो तब तक 1-1.5 लाख हो जाता है। तो वो फाइनेंस कंपनियां को जिस तरीके से ये होना था सिस्टमेटिक वे में, सरकार को जो काम करना था वो नई प्राइवेट प्लेयर्स ने आके कर दिया और उससे भी ताना बाना एकदम से और डिस्टर्ब कर दिया। तो ये स्थिति जो है आदिवासी इलाकों की आज की तारीख में। आखिरी सवाल, आने वाले 10 साल 15 साल आप कैसे देखते हैं आदिवासी समुदाय को इन तमाम समस्याओं और उसी के साथ ये एक पॉजिटिव साइड की कम्युनिटी खुद ही प्रयास कर रही है इनसे बाहर निकलने? देखिए, अगर मैं 10 सालों का रूपरेखा देखूं, अगर मैं जितना मेरा तजुर्बा उस आधार पे देखूं, तो आदिवासी समाज खुद से खड़ा होता हुआ दिख रहा है। उसका जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज का जो लीडरशिप है, जो पार्टी सिस्टम है, उससे उसका भरोसा एकदम से खत्म हो रहा है। वो अपनी खुद की पार्टी बना रहा है। वो ऐसा नहीं है कि संविधान का रास्ता छोड़ के कोई दूसरा रास्ता चुन रहा है, वैसा नहीं है। वो संविधानिक दायरे में रह करके वो जो नए तरीके हो सकते हैं वो अपने आप को तैयार कर रहा है, अपने समाज के बाकी लोगों को तैयार कर रहा है और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जितना जो ये कह सकते हैं कि वो तरीके हो सकते हैं वो अपनाने की कोशिश कर रहा है। वो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा कर रहा है, अपना नया बिजनेस मॉडल खड़ा कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि बहुत सारे आदिवासी इलाकों में मेले बहुत सारे लगते हैं। अब वो गैर आदिवासी समाज की दुकानों पे जाने के लिए सौदा नहीं लेता है, वो क्या करता है अपने ही समाज के 10 लोग तैयार करता है, भाई तू ये सामान लेकर चल, तू ये बेचना, मैं ये बेचूंगा, ये बेचेगा। और वो अपना एक इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि लोग मेले में आएंगे तो सामान खरीदेंगे, तो क्यों ना वो जो फायदा होना, जो थोड़ा बहुत मुनाफा हो सकता है छोटी दुकानदारी में, वो अपने ही लोगों के बीच में जाए। और ये जो मॉडल है उसका सेल्फ सस्टेन वाला, वो दूसरों के भरोसे नहीं हो रहा है। वो पॉलिटिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा है, सेल्फ सस्टेन कर रहा है, वो इकोनॉमिकली कर रहा है, और वो एजुकेशन की लाइन पे भी वो अपने आप को तैयार कर रहा है। अब वो मास्टर से अलग हट करके जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है, वो जुडिशरी की तरफ भी जाने की तैयारी कर रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि जैसे दिल्ली में एक हॉस्टल, कम्युनिटी हॉस्टल, मीणा हॉस्टल हमारा खुला है, कम्युनिटी हॉस्टल है, उस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने वो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को खोला है, उसमें नॉमिनल फीस पे, लेकिन वो सिर्फ राजस्थान के आदिवासियों के लिए। तो उसमें मीणाओं के अलावा सहरियाओं के भी एक आध बच्चों का एडमिशन हुआ है, भीलों के भी कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि वो तब्दीली आ रही है, वो चेंज आ रहा है। प्रोसेस स्लो है, लेकिन वो अब
खुद से वो तैयार हो रहा है। यूनिवर्सिटी में भी हम लगातार देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी लगातार अलग अलग तबके से लोग आ रहे हैं। पहले ये था कि एक ही कम्युनिटी का वर्चस्व था, वैसा नहीं दिख रहा है। अब नई जो चीजें चल रही है उसमें बाकी लोगों की भी हिस्सेदारी दिख रही है, और ये किसी सरकार की बदौलत नहीं, ये उनकी खुद की बदौलत है। और यही एक चेंज है जो आने वाले दिनों में और तेजी से हम लोगों को देखने को मिलेगा, नजर आएगा। डॉक्टर जितेंद्र मीणा से बातचीत में कुछ इतिहास के बारे में हमें पता लगा, जो कि बहुत सी चीज़ें हम नहीं जानते थे। कुछ ऐसी बातें निकली जिनको सुन के सकारात्मक महसूस हुआ, लेकिन कष्ट भी हुआ। सकारात्मक ये कि अब राजनीतिक सिस्टम पे युवा निर्भर नहीं है, वो प्रयास कर रहा है कि खुद से आत्मनिर्भर वो हो सके, अपने तरीके से एक नए मॉडल को खड़ा कर सके अपने विकास के लिए। और दुखद यही है कि जिस सिस्टम से उनको ये सब कुछ आज से बहुत साल पहले मिल जाना चाहिए था, उस सिस्टम को छोड़कर अब उनको खुद से अपना एक सिस्टम बनाना पड़ रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह से आखिरी सवाल में डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि 10 सालों में हम सुखद भविष्य देख रहे हैं, चीज़ों को बहुत तेज़ी से बदलते देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिस्टम भी उस बदलाव को उसी तरीके से सहयोग करे। किताब का नाम है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। सिर्फ 25 दिन में 10,000 कॉपी बिकी है। ये बताता है कि कितना इस विषय में लोग जानना चाहते हैं। युवान बुक से किताब आई है, कीमत है 249 रुपये। जहाँ भी किताबें मिलती हैं वहाँ ये किताब मिल सकती है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप आए, हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये बातचीत पसंद आए तो अपने पास नहीं रखना है, इसको शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जागरण हिंदी है हम।